दोस्तों नमस्कार। तारीखों का महत्व होता है। तारीख यानी इतिहास, और इतिहास में दर्ज तारीखों में 14 नवंबर का भी जिक्र होता है। 14 नवंबर नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे नेहरू को चचा नेहरू कहते थे और नेहरू बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। और यह प्रेम और घुलने मिलने की परिस्थिति नेहरू का निवास स्थान दिल्ली में जो 3 मूर्ति भवन है, वहां पर भी बच्चों को बुलाया जाता था। बकायदा रेडियो की रिकॉर्डिंग होती थी और उसको फिर रेडियो के जरिए इस देश में प्रचारित और प्रसारित किया जाता था। इसीलिए नेहरू के जन्मदिन की तारीख 14 नवंबर क्या इस बार बिहार की तारीख में तब्दील हो जाएगी? इस तारीख पर हर किसी की नजर है, क्योंकि बिहार के चुनाव पहली बार ऐसे चुनाव हैं, उससे पहले के 3-4 चुनाव को लेकर इतना शोर इस देश में मच चुका है कि चुनाव आयोग तक कटघरे में है। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके ठीक बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव, फिर दिल्ली का चुनाव, हर चीज को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष ने पहली बार इस देश में इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी ठान लिया, चुनाव तो बिहार से शुरू होंगे, और बिहार से चुनाव की शुरुआत का मतलब है SIR, यानी जो विशेष तरीके से नई वोटर लिस्ट बनी है, वह बिहार के इस बार के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी, या फिर बिहार का वोटर खुश हो जाएगा, या इससे हटकर पहली बार वाकई क्या पारदर्शी चुनाव होगा जिसमें कोई लाग लपेट ना हो? क्योंकि 2020 के शाम तक का वक्त, अगर आप याद कीजिएगा, उस दिन वोटिंग के बाद जब काउंटिंग हो रही थी तो फिर शाम तक आरजेडी जीत रही थी। लग रहा था कि इस बार एनडीए निपट गई, लेकिन आखिरी घंटों में जिस तेजी के साथ परिस्थिति पलटी, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो रही, लेकिन एनडीए सत्ता में आ गई। उस वक्त को याद करते हुए उससे पहले के तमाम वक्त को याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार चुनाव में वक्त बहुत कम है। सिर्फ 30 दिनों का वक्त है। 30 दिनों का मतलब है आज की तारीख 6 और अगली 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग, 121 सीट पर वोट पड़ेगी। उसके बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी, और 14 तारीख को जो एक भारत की एक तारीख है, उस तारीख को इस बार बिहार के हवाले कर दिया गया। कौन जीतेगा, नेहरू को याद किया जाए या नेहरू को भुला दिया जाए? बिहार की जीत के परिणाम जो भी होंगे, वो परिणाम भारत की राजनीति में शायद एक नई दस्तक के तौर पर होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए शायद सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला में तब्दील हो चुकी है, और बिहार का चुनाव आरजेडी के लिए भी इस वक्त जो इंडिया और उसके बाद महागठबंधन के आश्रय चुनाव मैदान में होगा, उसमें लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। चूक गए तो फिर संगठन चरमरा जाएगा। यादव वोट भी हो सकता है आने वाले वक्त में बिहार में बट जाए। मुस्लिमों के भीतर सवाल जवाब खड़े होने लग जाए। जिस दलित और पिछड़ों का जिक्र लगातार राहुल गांधी करते चले गए और कास्ट सेंसस का जिक्र करते हुए अधिकारों का जिक्र किया, हो सकता है वह भी मटिया मेट हो जाए। तो फिर प्लान है किसके पास? क्या यह प्लान इतना व्यापक और बड़ा है जिसके साथ आने वाले वक्त में हर राज्य के चुनाव की साख इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जुड़ चुकी है? क्योंकि जो आवाज विपक्ष ने उठाई, उस आवाज का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए, उसे बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। और शायद यही वजह है कि 2010 में 61 दिन का वक्त दिया गया था, 2015 में 60 दिनों का वक्त था, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान और रिजल्ट की तारीखों का ऐलान। इन दोनों के बीच 2020 में भी 47 दिन थे, लेकिन इस बार सिर्फ 40 दिन है।
और उसमें 30 दिनों के बाद पहले फेज की वोटिंग है, जिसका ऐलान आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ इस तर्ज पर किया। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार बदला नहीं है, लेकिन बिहार को बदल दिया जाए, यह सोच इस चुनाव पर हावी हो चुकी है। क्योंकि 2015, 2010, 2020 जब हम जिक्र कर रहे हैं और 2025 में भी आप खड़े हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी ताकत के साथ चुनाव लड़ ले, एक ऐलान बिहार का वोटर कर चुका है, किसी को भी बहुमत, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दे सकते हैं। बहुमत गठबंधन को ही मिलेगा और गठबंधन का मतलब नीतीश कुमार होता है। नीतीश कुमार जिस दिशा में बढ़ गए, वो गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन यह चुनाव नीतीश के भविष्य ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के साथ भी जुड़ चुका है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कभी दाएं कभी बाएं, कभी कदम बढ़ाते हुए इसके साथ, कभी कदम पलटते हुए किसी दूसरे के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री खुद रहे। और 20 बरस का वक्त तो बीत चुका है, तो क्या 20 बरस के बाद नीतीश कुमार ये आखिरी पारी की आखिरी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है? जब इलेक्शन कमीशन चुनाव का ऐलान कर रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार पटना नहीं पहुंचे थे, अपने घर नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार आज भी ऐलान में जुटे हुए थे 10-10 हजार रुपए 21 लाख महिलाओं के खातों में पहुंच जाए, मेट्रो ऑपरेशन शुरू हो जाए। मेट्रो की पटरियों को देख रहे थे, समझ रहे थे, मेट्रो में बैठकर उसकी खुशनुमा हवा और फूलों के बीच बैठकर महसूस कर रहे थे। लेकिन यह चुनाव नीतीश कुमार का कहीं आखिरी चुनाव तो नहीं है, क्योंकि जो प्लान है, जो बिसात है, वो इतनी बड़ी और व्यापक है कि लोगों के जहन में भी यह सवाल है, क्या वाकई वक्त आ चुका है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले बिहार को कर दिया जाए, या फिर ऐसा वक्त आ गया है कि कोई नया प्रयोग बिहार में हो जाए? एक पार्टी का मतलब वो प्लान है जो बीजेपी बना रही है, जिसको लेकर दिल्ली में अमित शाह मथ रहे हैं। अमित शाह जानते हैं बिहार अगर हार गए तो दिल्ली की सत्ता डगमगा जाएगी। जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मोदी और शाह की जोड़ी चलाती है और संघ नतमस्तक है, वो संघ एक बार फिर फनकार लेगी। वो जानते हैं कि इसके बाद बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो जाएगी। हर हलचल पर नकेल कसता है तो बिहार अपने बूते जीतना है और नीतीश कुमार की लगभग 20 बरस की उस यात्रा को खत्म कर देना है, जिसमें नीतीश कुमार के कदम जहां बढ़े उसी दिशा में सरकार। अब यह नहीं चलेगा। लेकिन प्लान के भीतर का प्लान है क्या? लेकिन उस प्लान पे आए उससे पहले नीतीश कुमार को देख लीजिए। आज चुनाव ऐलान से पहले महिलाओं के बीच और मेट्रो का उद्घाटन करते हुए, उसके ऑपरेशन को समझते हुए, उन पटरियों को देखते हुए जो राजनीतिक पटरी पर उन्हें आने वाले वक्त में भी दौड़ा दे, मंशा तो यही है।
नीतीश कुमार को पिछली बार बहुत वोट नहीं मिले थे, सिर्फ 15% वोट मिले थे। और नीतीश कुमार का रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 43 सीट ही जीत पाए थे। वहीं उनके साथ खड़ी बीजेपी, उसे लगभग 19.4% वोट मिल गए थे 110 सीटों पर, यानी नीतीश से कम सीटों पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने और 74 सीट जीत गई। शाह का प्लान बहुत साफ है, इस बार टारगेट 90 का है। 90 के टारगेट का मतलब यह है कि पिछली बार जो 74 विधायक बने थे, उसमें से इस बार तकरीबन 40 विधायकों की सूची से नाम हटा दिया जाए, नया नाम जोड़ दिया जाए। इन 40 नामों में 25 नाम संघ बताएगा, आरएसएस बतलाएगा, उसे साथ खड़ा होना है। गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, पंचायत के बीच बैठना है, एक नया नैरेटिव तय करना है। यह नैरेटिव नीतीश के साथ नहीं, यह नैरेटिव बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय बिहार और बीजेपी कैसे एक साथ खड़ी हो, इस रास्ते को बनाने के लिए विधायकों की भी सीटें कटेंगी, नए चेहरे सामने आएंगे। लेकिन जितनी सीटों पर लड़ी जाएंगे उसमें लगभग 40 से 45% नए चेहरे होंगे, पुराने नहीं चलेंगे। विधायकों के साथ साथ जो हारे हुए चेहरे थे उन्हें भी बदला जाएगा। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ यह खेल नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो वो छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे। वो करेंगे तो हो सकता है कुछ आरजेडी की तरफ खिसक जाएं। मुश्किल सवाल है। यह मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि बिसात चुनाव आयोग की है। उस बिसात पर प्यादे विपक्ष की भूमिका राजनीति करती हुई महागठबंधन की अपनी यारी है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के आश्रय चल रही है। लेकिन इस बिसात के बीच जो प्लान और मेगा प्लान है, उसी का असर है कि आखिरी क्षणों तक जनता तक पैसा कैसे पहुंचे, आखिरी क्षणों तक जनता के बीच पैसे के साथ विचार कैसे जाएं और कितनी बार जाएं। यानी देश भर के भीतर संघ के स्वयंसेवक बिहार का रुख कर लीजिए। वो मध्य प्रदेश का स्वयंसेवक हो, वो उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, वो झारखंड का हो, वो छत्तीसगढ़ का हो, वो राजस्थान का हो, वो गुजरात का हो, रास्ता जा रहा है बिहार की दिशा में। और जितनी बड़ी तादाद में ये रास्ता बनता चला जाएगा, वो रास्ता इस रूप में मजबूत होता चला जाएगा, जहां पर आरजेडी के पास प्लान क्या है, राहुल गांधी के पास प्लान क्या है। क्योंकि अगर चुनाव की मुनादी के साथ चुनाव के मैदान में आप कूद गए तो आपका विकल्प गायब हो गया। और शायद ये खुले तौर पर आज तब नजर भी आने लगा जब ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया, अब बताइए आप मुख्यमंत्री, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है। सवाल 4 ही हैं सबसे बड़े। पहला सवाल यह है, क्या लालू यादव के दौर का जंगल राज नीतीश कुमार के इस टर्म का जंगल राज, दोनों में लोग क्या पसंद करते हैं, या फिर मौजूदा वक्त की स्थितियों ने क्या अतीत की परिस्थितियों को भुलवा दिया है? फैसला इसका होना है। दूसरा सवाल, जितनी बड़ी तादाद में पैसा, पूंजी, प्रचार के तौर तरीके और इन सब के बीच स्वयंसेवकों की भीड़ का प्लान जो बीजेपी ने बनाया है, उसमें क्या वो एक नए साथी की खोज में है? हो सकता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बन जाए, लेकिन बीजेपी का व्यक्ति सीएम ना बने तो कौन बनेगा? यह सवाल बिहार के लोगों के जहन में है। नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे, वो आखिरी लड़ाई लड़ चुके हैं। यानी नीतीश को हराने के लिए और नीतीश कुमार को मुद्दा बनाते हुए जो तेजस्वी लड़ाई लड़ रहे हैं,
बीजेपी समझ चुकी है कि दरअसल उन्हें कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर नीतीश कटघरे में है आरजेडी के तो बीजेपी बच गई। बीजेपी जिस लड़ाई को लड़ना चाहती और बीजेपी की लड़ाई को लेकर जो कटघरा राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी की विचारधारा के साथ मिलकर कटघरे में खड़ा करने का बनाया, आरजेडी की क्या उस पर सहमति बहुत ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोकल वोटर देख रहा है। तो लोकल वोटर की कतार में नया नाम प्रशांत किशोर का है, जन सुराज पार्टी। यानी तीसरा सवाल बिहार के भीतर करप्शन का है, बिहार के सपनों का है, बिहार से किए गए वादों के बाद पॉलिटिशियंस के धोखा देने का है। और यही वो तीन मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर मैदान में है। करप्शन, जनता दल यूनाइटेड के भीतर का करप्शन, फ्रॉड और फर्जी एस्पेक्ट बीजेपी के भीतर के नेता और उसमें भी खास तौर पर जो डिप्टी सीएम है उनका नाम ले लेकर, और तीसरी परिस्थिति अगर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की मदद है, लाखों करोड़ की आवाजाही योजनाओं के जरिए ऐलान हो रही है, तो फिर बिहार का युवा बिहार क्यों छोड़ रहा है? तो क्या वाकई बिहार एकजुट होकर प्रशांत किशोर को एक नई ताकत के साथ खड़ा कर देगा? इन तमाम तीनों सवालों के बाद जो चौथा सवाल है, इस चुनाव की मुनादी की तारीख जो कर दी गई उसमें क्या गायब हो गया? वो मुद्दा राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने अपनी साख भारत जोड़ो यात्रा से बनानी शुरू की, लोगों के बीच घूमे और कांग्रेस उसी रास्ते निकल पड़ी। कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ युवा लगातार उन सवालों से जूझता रहा कि उसकी बारी कब आएगी। बिहार के भीतर के पिछड़े तबके के भीतर भी यह सवाल रहा, दलितों के भीतर भी यह सवाल रहा, उसकी बारी कैसे आएगी? कांग्रेस चल पड़ी, कांग्रेस बढ़ चली। लेकिन कांग्रेस कैसे बढ़ चली और कैसे चल चली, साथ में तो तेजस्वी की मौजूदगी है, जो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे कि यह दौर बदलाव का है। निशाने पर नीतीश कुमार है। जैसे ही वो इस बात का जिक्र करते हैं, वैसे ही वह पूरी कांग्रेस की एक धारा जो बनाई गई वो आपको नजर नहीं आएगी और चुनाव पारंपरिक बिहार के चुनाव की तर्ज पर होता हुआ नजर आएगा। तो जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण उठेंगे और जो प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है, 1 मिनट के लिए फिर से जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं बीजेपी के नेता और तेजस्वी यादव। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। कैसी तैयारी है सर चुनाव को लेकर? पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। दरअसल ये चुनाव इस बार बिहार में हिसाब किताब वाला चुनाव नहीं है। जातीय समीकरण चलते जरूर हैं, लेकिन मंडल के बाद पहली बार 2025 का ये चुनाव इस देश की राजनीति को तय करने वाला है। बिहार के लोग इसे बाखूबी समझ रहे हैं। इससे पहले के हर चुनाव में जातीय समीकरणों के आश्रय अपनी जाति के लोगों के साथ खड़ा समुदाय ये जानता और समझता रहा कि अगर उसके समुदाय का व्यक्ति जीत जाएगा तो फिर थानों में मदद मिलेगी, योजनाओं में मदद मिलेगी, मुश्किल हालात अनुकूल हो जाएंगे। और शायद इसीलिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरणों में यादव ही है जो मानकर चल रहा है कि इस बार नहीं गंवाना है। यानी उसकी एकजुटता नजर आएगी। कुर्मी की एकजुटता नीतीश कुमार के साथ 2005 से नजर आ रही है।
अपर कास्ट की एकजुटता बीजेपी को लेकर इससे पहले भी नजर आती रही है। कांग्रेस अपने तौर पर आरजेडी के साथ ही खड़ी रही, इसलिए ना वो परछाई के तौर पर रही, ना वो चेहरा बन पाई। तय उसे इन 30 दिनों में बहुत कुछ करना है, लेकिन इन सब से हटकर एक और सवाल है, वह प्रशांत किशोर का है, वह चिराग पासवान का है। ये दो नए चेहरे, क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान जब अपने बूते पिछला चुनाव लड़े थे तो सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे और 135 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 5.5% वोट मिले थे, लेकिन बिहार में पिछले चुनाव तक गठबंधन की राजनीतिक मिजाज को जो समझता रहा वो जानता था कि दरअसल AIMIM सीमांचल के इलाके में सिर्फ 1% वोट लेकर 5 सीटें जीत जाती है। HAM हम 7 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीत जाती और उसको 0.9% वोट मिलता है। लेफ्ट भी अगर CPI और CPM दोनों को मिला दीजिए तो 1.5% वोट भी दोनों को नहीं मिला, लेकिन दोनों ने मिलकर 2-2 सीट यानी 4 सीट जीत ली। ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ बताती रही कि आपको छोटे छोटे समुदायों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या बिहार का यह चुनाव इस बार उस सलीके का होने वाला है? शायद बिल्कुल नहीं। वैसा चुनाव नहीं होगा जहां आप सोच पा रहे हो कि छोटे छोटे ग्रुप बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सीटों पर काबिज होते चले जाएं। यह परीक्षण तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी और इस परीक्षण के दायरे में इस बार आरजेडी भी फंसेगी नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या कांग्रेस फंस चुकी है या कांग्रेस उससे निकल के लिए तड़प रही है? कुछ इंतजार करना होगा। सीटों के तालमेल, सीटों की संख्या को लेकर हो सकता है कुछ नए रास्ते बिल्कुल नई प्लानिंग के साथ कांग्रेस के साथ इस दौर में आपको नजर आने लग जाए। यह हो सकता है, लेकिन बड़ी प्लानिंग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शाह की है। शाह की प्लानिंग का दायरा सब कुछ लुटाकर सब कुछ पाने का है, और सब कुछ पाने का मतलब यह है कि इस बार की सरकार अगर एनडीए की बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बिसात पर वो चलेगी, उसमें कोई शख्स अपना पांव इधर उधर नहीं रख पाएगा। इस मजबूती के साथ खड़ी होगी बीजेपी, क्योंकि उससे पहले एसआईआर हो चुका है। कांग्रेस राजनीतिक प्रयोग में गठबंधन के आश्रय ही बढ़ेगी या फिर इस बार उसे समझ में आ चुका है इस बार नहीं तो कभी नहीं, यानी गठबंधन के आश्रय बिहार की राजनीति को कांग्रेस घसीटना इस बार क्या नहीं चाहती है? क्योंकि युवाओं के भीतर, मुस्लिमों के भीतर एक सवाल तो है, कुछ नया चाहिए। इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। छत्रपों को खत्म कर दिया जाए या छत्रपों के भीतर भी छोटे छोटे छत्रप जो हैं उनकी राजनीति कैसे चलेगी, चिराग पासवान का भविष्य भी इस बार तय होना है। विचारधारा को छोड़कर वो समझ गए कि दरअसल जीत संख्या मायने रखती है, तो मैथमेटिक्स में आकर फंस गए। जिसके साथ खड़े हैं उसका विरोध किया, विचारधारा का जिक्र किया, गवर्नेंस का जिक्र किया, सुशासन का जिक्र किया, उस व्यक्ति को लेकर जिसकी पहचान सुशासन बाबू के तौर पर रही। इन तमाम चीजों को मथिएगा तो सिर्फ 2 चीजें निकल कर आएंगी। पहली चीज, बिहार की जनता अगर वाकई सोच रही है तो फिर यकीन जानिए आप दांव प्रशांत किशोर और तेजस्वी पर लगा सकते हैं। और अगर राजनीतिक तौर पर बिसात बिछ चुकी है तो आप दांव अमित शाह पर लगा सकते हैं। इन 2 परिस्थितियों को कोई तोड़ सकता है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने रास्ता खुद का नहीं बनाया तो यही 2 बिसात बचेगी। तीसरी बिसात खड़ी कौन करेगा, यह शायद सबसे बड़ा सवाल इन 30 दिनों के भीतर नजर आने वाला है। सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि गुजरात की पूंजी बहुत बड़ी है, स्वयंसेवकों की तादाद बहुत बड़ी है। बिहार के भीतर युवाओं का गुस्सा कहीं ज्यादा तीखा है। जो पैसा बांटा जा रहा है और जो पैसा बंट रहा है उसमें महिलाओं की ताकत
मायने रखती है। और जो चेहरे बरसों बरस से नजर आ रहे हैं, अब वो नहीं चलेंगे, यह मुनादी जमीन पर हो चुकी है। बाकी आप खुद समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।